अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ये टॉपिक आप लॉन्ग के तौर पे प्रिपेयर करना और ये पूरा मैंने लिखवाया है, अपने इसे ही करना है। कल हमने पढ़ा था वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन भी। ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। किसी बॉडी पे अमल करने वाली फोर्स जो वर्क कर रही है वेरिएबल भी हो सकती है, यानी कि वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है या मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है दोनों ही चेंज कर रही हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स हो रहा है। मैं बता रहा हूँ देयर आर मैनी केसेस इन विच वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स। पहली एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग अगेंस्ट और इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी पे जो वर्क डन करती है वो वेरिएबल फोर्स की वजह से है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। क्योंकि आपने पढ़ा मैंने नाइन्थ में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला G/m/r², और ये फॉर्मूला बता रहा है जो जो ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होती है, डिस्टेंस कम हो ज़मीन से तो फोर्स बढ़ती है। तो यहाँ पे ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स का वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स है। इसी तरह बेटा जी स्प्रिंग के साथ कोई मैस अटैच हो तो स्प्रिंग की फोर्स जो बॉडी पे वर्क डन करती है ना उस मैस पे जो स्प्रिंग से अटैच है वो ड्यू टू वेरिएबल फोर्स है। क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स जो होती है ना उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो आपने हुक्स लॉ के मुताबिक पढ़ा हुआ है 10th में कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा बॉडी का फ्रॉम मीन पोजीशन उतनी स्प्रिंग की फोर्स ज़्यादा अमल करेगी इस पर, और डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो फोर्स कम, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होता तो स्प्रिंग की फोर्स जीरो होती है। तो यही बताया वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन मैस अटैच टू स्प्रिंग इज ड्यू टू वेरिएबल फोर्स बिकॉज स्प्रिंग फोर्स वेरीज डायरेक्टली विद डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये ओ है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन वो होती है जिसमें स्प्रिंग नॉर्मली पाया जाता है। तो ये दो एग्जांपल आपने पहले बतानी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं आपसे। आप लॉन्ग में अगर लिखोगे तो कोई एक एग्जांपल भी आप लिख दो तो सफिशेंट है। ठीक है, बुक में इतना प्रॉपर नहीं है तो मैंने प्रॉपरली लिखने की कोशिश की है। अब बेटा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हम वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉडी मूव करी है पॉइंट ए से बी तक। अब पॉइंट ए से बी तक फोर्स जो अमल करी है वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहला काम इस पूरे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दूंगा। इतने छोटे इंटरवल्स के हर इंटरवल के लिए फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। वैसे तो ओवरऑल फोर्स वेरिएबल है लेकिन एक स्मॉल पार्ट अगर मैं लेता हूँ इसका तो उसके लिए तो फोर्स कांस्टेंट ही होगी ना। जिस तरह ज़मीन की ग्रेविटी फोर्स ऊपर जाते हुए कम होती है, लेकिन अगर मैं बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ ज़मीन का तो उसमें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्रोक्सीमेट क्या होती है, कांस्टेंट ही रहेगी। बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पे जाके वो चेंज होती है। इसी तरह यहाँ पे हम वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब इसको डिवाइड करेंगे तो हर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को हम अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट के। फॉर एग्जांपल जो पहला इंटरवल है उसकी लेंथ डेल्टा D1 है और उस पर उसके लिए फोर्स जो अमल करी F1 है एट एंगल θ1। तो ये फोर्स F1 F2 से डिफरेंट होगी, लेकिन ये फोर्स F1 इतने रेंज के अंदर कांस्टेंट है और F2 इतनी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2 के लिए कांस्टेंट। सोन सबसे आखिरी जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा Dn और उसमें जो फोर्स अमल कर रही है वो Fn है। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि लेट अ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज वेरिएबल। इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क वी विल डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल इंटरवल्स सो दैट फोर्स फॉर ईच इंटरवल विल बी कांस्टेंट। अब यहाँ पे फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 डेल्टा D2 डेल्टा Dn एंड अब जो फोर्स अमल कर रही है वो F1 F2 एंड सो ऑन अप टू Fn अमल कर रही है फोर्सेज फॉर दीज डिस्प्लेसमेंट्स। तो बेटा यहाँ पे अब मैं हर डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग-अलग वर्क निकालूंगा। पहले डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 के लिए वर्क किसके बराबर होगा, F1 डॉट डेल्टा D1। पता है ना, कल बताया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। वर्क पे एरो नहीं लगाना, वो स्केलर है, जिसको आगे मैं लिख दूंगा F1 डेल्टा D1 cos θ1। θ1 एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट इंटरवल, और डेल्टा वर्क डन के साथ लगाने का मतलब है कि सारे वर्क डन का एक स्मॉल पार्ट है। इसी तरह सेकंड इंटरवल का वर्क होगा F2 डेल्टा D2 cos θ2 एंड सो ऑन। इस तरह हम आगे चलते जाएंगे। यानी कि वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स में हमने वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स वाली फॉर्मूला ड्राइव किया, लेकिन एक से ज़्यादा दफ़ा अप्लाई किए। ठीक है, जितने इंटरवल्स में डिवाइड किया है उतनी दफ़ा हम इसे अप्लाई करेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ पे कैसे आएगा, तमाम इंटरवल्स के वर्क को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर। अब इतनी लंबी इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं, समेशन। इस सिंबल को हम कहते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है ऐड करना, कि ये सिंबल बता रहा है कि हम ऐड करें यहाँ पे F डेल्टा D cos θ वाली वैल्यूज़, और यहाँ पे I क्या शो करें, नंबर ऑफ इंटरवल, कि I की वैल्यू 1 से लेके n तक है। n क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल्स के। फर्ज किया यहाँ पे
1000 इंटरवल से मैंने डिवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके 1000 तक पुट करूँगा। 1 पुट करूँगा जब आई की वैल्यू, तो पहले इंटरवल का वर्क आएगा जो कि F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। फिर 2 पुट करूँगा, फिर दूसरे इंटरवल का वर्क आएगा वो क्या होगा F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2, और दूसरे इंटरवल का वर्क जो होगा पहले इंटरवल के वर्क में क्या हो जाएगा ऐड। फिर 3 पुट करूँगा तो तीसरे इंटरवल का वर्क आ जाएगा, 4 पुट करूँगा चौथे इंटरवल का, एंड सो ऑन। मैं सारे इंटरवल्स के वर्क डन को ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल वर्क आएगा। तो ये हमारे पास एक तरीका है शॉर्ट फॉर्म में लिखने का इस लेंथी इक्वेशन को, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये हम रिड्यूस फॉर्म में इसको लिखा है, जिसमें हम पता ये चल रहा है कि हम F डेल्टा D cos थीटा वाली वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे I जो है वो नंबर ऑफ इंटरवल शो कर रहा है, और नंबर ऑफ इंटरवल 1 से लेके n तक है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 200 जितने इंटरवल्स में हमने डिवाइड किया है। तो हम 1 से लेके जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं वहाँ तक वैल्यूज पुट करते जाएंगे, और हर एक इंटरवल का वर्क हमारे पास आता जाएगा, जिसे हम ऐड भी करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स हम ग्राफिकली कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि कर्व होगा, और ये ग्राफ मैंने अब एक्स के साथ जोड़ा कि उन्हीं थोड़ा आगे क्यों ड्रा कर दी, अगर आप जोड़ भी दो तो कोई मसला नहीं है। इससे मुराद ये है कि हमने जब फोर्स अप्लाई, जब फोर्स जीरो है ना, तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो नहीं, उसने ऑलरेडी कवर किया हुआ है रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, कि फर्ज किया मैं रेफरेंस पॉइंट ज़मीन अपने कमरे के कॉर्नर को कह रहा हूँ, तो मैं जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जरूरी तो नहीं ना वो इनिशियली कॉर्नर पे ही पड़ी हो सकता है वो फोर्स अप्लाई करने से पहले कॉर्नर से थोड़ी आगे थी, तो उसने इनिशियली थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट पहले ही कवर किया हुआ है, इसलिए ग्राफ थोड़ा आगे से शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो ये इश्यू नहीं, आप साथ भी जोड़ के बना सकते हैं। तो मकसद ये है इस तरह बनाने का कि आपको कंसेप्ट दिया है कि ज़रूरी नहीं कि फोर्स हम अप्लाई जब कर रहे हैं तो बॉडी ओरिजिन पे ही पड़ी हो, उससे थोड़ी आगे भी हो सकती है। अब बेटा यहाँ पे ग्राफ के नीचे जो एरिया है ना वो प्रॉपर शेप में नहीं है। कल वाले टॉपिक में तो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप थी, तो हमने उस पूरी रेक्टेंगल का एरिया फटाफट निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर शेप में नहीं है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पूरे ग्राफ को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कि हम जिस तरह हमने पूरे पाथ को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को इंटरवल्स में डिवाइड किया था ना, यहाँ पे भी हम एक्स एक्सिस को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, और हर डिस्प्लेसमेंट कोरिस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल बन जाएगी। फर्स्ट किया पहला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है ना, उसके लिए फोर्स है F1 cos थीटा 1 एंड सो ऑन। पहले और आखिरी के दरमियान कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा DI, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, और उसके लिए फोर्स है Fi cos थीटा i, एंड सबसे आखिरी जो डिस्प्लेसमेंट जो है जिसमें हमने डिवाइड किया है पूरी ग्राफ को, जो पूरा आखिरी इंटरवल है उसकी विड्थ डेल्टा DN है, और उसके लिए फोर्स Fn cos थीटा n है। तो ये मैं अब बता रहा हूँ कि वी कैन कैलकुलेट वर्क बाय प्लॉटिंग D वर्सेस F cos थीटा। यहाँ पे वेरिएबल फोर्स के केस में हम F cos थीटा ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स हो तो F या F cos थीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट D इज डिवाइड इनटू n स्मॉल इंटरवल, इसे हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कि छोटे छोटे इंटरवल्स में मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को, और फोर्स यहाँ इंडिकेट कर दिया बाय ईच इंटरवल। हर इंटरवल के कोरिस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो मैंने 3 बस शो करवा दी हैं, तो आप 3 ही बस शो करवा दो सफिशेंट है। अब यहाँ पे ना किसी एक रेक्टेंगल का मैं एरिया निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे शेडेड रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। कुछ किताबों में इसको शेड नहीं किया हुआ, दरमियान वाली रेक्टेंगल को आप कर देना। तो ये शेडेड रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होगा, इसकी लेंथ है Fi cos थीटा i और विड्थ है डेल्टा DI। तो इस शेडेड रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, F डेल्टा DI cos थीटा i आएगी ना, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये लेंथ है फोर्स वाली टर्म, और डेल्टा D वाली टर्म विड्थ है। अब यहाँ पे जो एरिया है ना Fi डेल्टा DI cos थीटा i, वो एरिया बराबर होगा उस वर्क डन के जो हमने इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए किया डेल्टा DI। अब यहाँ पे ना इसी तरह अगर मैं सम ऑफ एरिया करूँ तमाम रेक्टेंगल्स का, इसी तरह मैं तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया निकाल लूँ, डेल्टा D1 डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो इसके कोरिस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, वो बराबर होगा F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। तो इस तरह मैं बता रहा हूँ कि सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल इक्वल होगा टोटल वर्क डन, जो हम यही सिंपल लिख सकते हैं Fi डेल्टा DI cos थीटा i समेशन i की वैल्यू 1 से n तक। यानी कि बगैर ग्राफिकल मेथड के हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, ग्राफिकल मेथड के जरिए भी हम जब ग्राफ के अंदर एरिया जो है उसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करते हैं तो फॉर्मूला वैसा ही बनेगा ना। लेकिन पहली रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा, F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। तो बगैर एरिया यूज़ किए भी तो हमने यही फॉर्मूला बताया ना मैंने अभी। दूसरी रेक्टेंगल के लिए एरिया होगा F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 एंड सो ऑन। सबसे आखिरी के लिए होगा Fn डेल्टा Dn cos थीटा n। तो तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को जब मैं ऐड करूँगा तो बिल्कुल वैसे ही मैं ऐड करूँगा जिस तरह मैं बगैर ग्राफ के ऐड कर रहा था। तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला वही समेशन की फॉर्म में बनेगा एरिया ऑफ ग्राफ का, जो विदाउट यूजिंग ग्राफ मैं डिस्कशन कर रहा था। अब आपको पता होना चाहिए अगर हम एक्यूरेटली वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं ना,
तो हमें विड्थ ऑफ ईच इंटरवल जो है ना वेरी स्मॉल रखनी पड़ेगी। जितना हम इंटरवल छोटा रखेंगे ना उतनी ज़्यादा फोर्स के कांस्टेंट होने के चांस होंगे और उतना हमें ज़्यादा एक्यूरेट वर्क मिलेगा। अगर हम इंटरवल बहुत बड़े बड़े बनाएंगे तो दरमियान में फोर्स चेंज होने का अंदेशा है। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी तो हम जो वर्क कैलकुलेट करेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछें एक्यूरेट वर्क कब आएगा, आपने कहना जब विड्थ ऑफ द इंटरवल की होगी वेरी स्मॉल, यानी कि नंबर ऑफ इंटरवल्स हम ज़्यादा रखेंगे। अगर मैं 10 इंटरवल बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक तो रेक्टेंगल की विड्थ ज़्यादा होगी, फिर 100 कर दूंगा तो विड्थ छोटी हो जाएगी। तो जितनी छोटी विड्थ होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। और एक्यूरेट वर्क डन का फॉर्मूला जो है ना उसमें हम ये लिख देते हैं लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि डेल्टा डी जीरो को अप्रोच कर जाए, यानी कि हमने विड्थ ऑफ इंटरवल इतनी छोटी रखी है कि जीरो के करीब करीब है, जीरो के बराबर नहीं है। तो ये एक्यूरेट वर्क डन का फॉर्मूला है कि इफ डेल्टा डी अप्रोच टू जीरो देन टोटल वर्क डन ऑफ द रेक्टेंगल जो है ना वो अप्रोच करेगा एरिया बिटवीन एफ कोस थीटा कर्व एंड डी एक्सिस फ्रॉम ए टू बी। कि अगर हम वेरी स्मॉल इंटरवल रखते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ के अंडर जो एरिया वो सिंपल रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करके ही हासिल होगा। ठीक है, अब ये देखें ना यहाँ पे मैंने स्मॉल इंटरवल लिया है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग मैंने रेक्टेंगल बनाई है। तो रेक्टेंगल के ऊपर ही देखो थोड़ा सा एरिया मिस हो गया ना, इसलिए वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह रहा है, कंप्लीटली इक्वल नहीं कह रहा। लेकिन अगर यही मैं विड्थ और छोटी कर देता तो और कम एरिया मिस होना था जो हमारी कैलकुलेशन में नहीं आना था। इसलिए वो अप्रोक्सीमेटली कह रहा है कि अगर हम वेरी स्मॉल डेल्टा डी को जो विड्थ ऑफ द इंटरवल जीरो को अप्रोच करवा देंगे तो टोटल एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल जो है ना वो तकरीबन इक्वल होगा किसके, एरिया अंडर दी ग्राफ जो हमें चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह बेहतरा। अल्लाह हाफिज़।